आज की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर नालंदा बिहार ने नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए जो एडवर्टीजमेंट रिलीज़ की है उसके बारे में। इस एडवर्टीजमेंट में मल्टीपल नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, लेकिन हम सिर्फ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो से रिलेटेड जो पोस्ट हैं सिर्फ उन पर फोकस करेंगे, जो कि हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट, डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट। मैं आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट को रीड करके नहीं बताऊँगी, हम इस पूरी एडवर्टीजमेंट को समझेंगे। कितनी पोस्ट हैं, क्या सैलरी स्केल रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, पीएचडी कंपलसरी है या नहीं है, किस लेवल तक के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें क्या हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर बाई चांस हम एलिजिबल नहीं भी हैं तो इस एडवर्टीजमेंट से क्या सीखा जा सकता है, जिसको हमें अपने दिमाग में याद रखना है और ताकि हम फ्यूचर में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस्वी। स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर ने निकाली है। एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। जो ये यूनिवर्सिटी है ये नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज में से ये एक है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये नॉन टीचिंग पोजीशंस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए है। याद रहे आप, कई बार क्या होता है हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं और ध्यान नहीं देते कि परमानेंट है या हमारे पास रेगुलर मतलब है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो पोजीशन है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के साथ तो आप को एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए इसमें हमारे पास एक पोस्ट है लाइब्रेरियन की, एक है डिप्टी लाइब्रेरियन की और एक पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, एक इसकी और 2 लाइब्रेरी असिस्टेंट की, ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 30,000 से लेके 45,000 तक यूएसडी डॉलर्स। याद रहे यूएसडी डॉलर, ये यहाँ पे आपके यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉलर हैं उनके उसमें सैलरी इन्होंने मेंशन की है। तो कई बार आप एडवर्टीजमेंट में सिर्फ 30,000 टू 45,000 देखकर ये मत समझिएगा कि ये रुपीज़ में बात की गई है, ये यूएसडी डॉलर पर एनम की बात की गई है। तो आप इसको जैसे 30,000 को आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में, और जो आपकी अमाउंट आएगी उसे आप 12 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको एक मंथ में आपको कितनी सैलरी देंगे वो ये आपको पता चल जाएगा। तो लाइब्रेरियन के लिए 30,000 से लेके 45,000 और उसके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 18,000 से 30,000 तक सैलरी है और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए हमारे पास जो सैलरी है वो 6,000 से लेके 11,000 तक है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा टोटल लाइब्रेरियन के लिए 1, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 1 और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट, यानी टोटल 4 पोजीशंस हैं। जो सैलरी है वो यूएसडी डॉलर पर एनम में दी गई है। तो आप अपना जो पर मंथ की सैलरी आपको कितनी पे हो सकती है वो एक बार थोड़ा कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हर एक जो पोस्ट है उसको डिटेल में समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले लाइब्रेरियन की बात की जाए तो इसमें 4 चीज़ें हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है। लास्ट वीडियो में लास्ट एक एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बताया था कि एक क्वालिफिकेशन होती है आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन और एक होती है आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। तो जो असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है उसका मतलब होता है कि ये तो होनी ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कुछ मिस कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल होती हैं जिसमें आपके पास कोई क्वालिफिकेशन ना भी हो तो भी चल जाएगा। तो ये जो 4 पॉइंट हमने दिए हैं ये चारों के चारों आपके असेंशियल क्वालिफिकेशन हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, चारों असेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले तो है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। अब यहाँ पर मैं एक बात को क्लियर कर देती हूँ। देखिए 2020 से पहले जो लाइब्रेरी कोर्सेज होते थे वो होते थे बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस और इन्फॉर्मेशन साइंस के अलग कोर्सेज होते थे। लेकिन 2020 के बाद इन दोनों कोर्सेज को मर्ज कर दिया गया। अब ये होते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। आपने अभी सुना होगा ब्लेस, एमलिस, लेकिन पहले आप अगर पहले के अगर आपने देखा हो तो ये बीलिब और एमलिब होते थे। ये डिफरेंस आपको समझ में आना जरूरी है।
ये अलग अलग क्यों मेंशन किए जाते हैं, क्योंकि कई बार कुछ पोस्ट के लिए 10 से 15 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो उस टाइम पर जिस भी कैंडिडेट ने लाइब्रेरी कोर्स किया होगा वो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया होगा, न कि लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू बच्चे अभी हैं 2020 के बाद के, उन्होंने लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एक साथ स्टडी की होगी। आई होप मैं इस पूरे डिफरेंस को समझा पाई हूँ, आपको समझ आ गया हो। तो पहले तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, जो मास्टर डिग्री में ही अगर हम बात करें तो 55% मार्क्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए आपके, मतलब अच्छी ग्रेड होनी चाहिए। देखिए, ये आपका मिनिमम है कि एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, इससे नीचे अगर चला गया तो आपको नहीं लिया जाएगा। आप कोशिश कीजिए, अगर मान लो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अगर मान लो आप पढ़ाई कर चुके हैं और किसी और को आपको गाइड करना हो, तो आप हमेशा उनको गाइड कीजिए कि कम से कम 60% का टारगेट लेके चले। 60% से कम मार्क्स लेकर नहीं आने हैं। ये आपका, दूसरे को अगर आपको गाइड करना है तो एटलीस्ट इतना गाइड आपको करना चाहिए। अब पहली क्वालिफिकेशन तो हो गई मास्टर डिग्री वाली। तो बहुत सारे होंगे जिसकी मास्टर डिग्री होगी, लेकिन अब सेकंड है कंडीशन, ये थोड़ा सा ये शो करता है कि भाई हमारे पास जो ये पोस्ट है, लाइब्रेरियन पोस्ट, ये सीनियर लेवल पोस्ट है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री हो गई। अब इन्होंने कहा कि आपके पास कम से कम मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस भी या तो आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, या फिर आप डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट पर हो, या फिर आप एडिशनल लाइब्रेरियन की पोस्ट पर हो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर इंडियन या फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, तो ही वो मान्य होगा। अगेन, मतलब कि 10 साल के एक्सपीरियंस में से कम 3 साल का एक्सपीरियंस तो आपका डिप्टी लाइब्रेरियन या एडिशनल लाइब्रेरियन की पोस्ट के लेवल का होना ही चाहिए, तो ही उसको एप्लीकेबल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास आप स्कूल लाइब्रेरियन का होता है एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आई एम सॉरी, स्कूल लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होगा। और अगर बाई चांस आप स्कूल लाइब्रेरियन के एक्सपीरियंस आपके पास है भी, तो भी मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस तो आपको किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डिप्टी लाइब्रेरियन या एडिशनल लेवल पर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इन्होंने जो बात कही है वो है कि आपके पास जो है ना एविडेंस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो एविडेंस होना चाहिए इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज का, इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT। अब देखिए ये मेंशन क्यों है, इस बात को समझिए। इन्होंने रिक्वायरमेंट में कहा है कि कम से कम, रिक्वायरमेंट में बोला है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी हम 2026 में 10 साल का एक्सपीरियंस का मतलब हुआ 2016 यानी 2016, 15-16 के बाद से 2026 तक का एक्सपीरियंस। अब उस टाइम में लाइब्रेरीज जो है उसमें बहुत रेयर ऑफ रेयर कोई ऐसी होंगी, वरना तो ना के बराबर ही लाइब्रेरीज थी जिसमें आपके पास ऑटोमेशन था, जिसमें आपका कंप्यूटराइजेशन था, जिसमें आपका डिजिटाइजेशन था, जिसमें आपके कोहा या सोल या फिर आपके लिप्सिस या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते थे। तो ये बहुत ही लिमिटेड ऐसे थे। लेकिन 2016 के बाद, मतलब अभी जो धीरे धीरे, अगर हम अभी का एक चीज़ देखें तो कहीं ना कहीं हर लाइब्रेरी में आपको डिजिटाइजेशन देखने को मिलता है। डिजिटाइजेशन ना भी हो लेकिन ऑटोमेशन तो होता ही होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइब्रेरी में ICT इंटीग्रेट हुआ होगा, बट ऑब्वियस सी बात है आपने इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज डेवलप की होंगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उस चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो है अपनी लाइब्रेरी में ICT का इंटीग्रेट किया। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज़ को बता सकते हो कि हमने अपनी लाइब्रेरी में ये चीज़ें सर्विसेज स्टार्ट की हैं। एंड द लास्ट वन इज़, जो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है वो है PhD डिग्री। आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, डॉक्यूमेंटेशन या फिर आर्काइव एंड मैन्यूस्क्रिप्ट में। ये हमारा ये हमारा क्वालिफिकेशन की जो नीड है ये हमें मेंशन की गई है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। मास्टर डिग्री, उसके साथ साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस। तीसरी चीज़, आपके पास इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज का एविडेंस। इन शॉर्ट 10 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो थर्ड पॉइंट जो वो ऑटोमेटिकली ही फुलफिल हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज़ PhD डिग्री। तो ये हमारा लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हों जिनका ये वाली क्वालिफिकेशन जो है, ये मतलब रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल होते हों, वो एलिजिबल होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो एलिजिबल नहीं हैं।
तो वो डिप्टी लाइब्रेरियन वाली पोस्ट को देख सकते हैं। क्योंकि डिप्टी लाइब्रेरियन वाली पोस्ट को अगर हम देखें तो इसमें सिमिलर सी चीज़ें हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। देखिए, एक पोस्ट है, अगर सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से 30,000 पर एनम USD डॉलर हमें मेंशन की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहली बात तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सेम या तो लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन, इन तीनों में डॉक्यूमेंटेशन साइंस, इनमें से किसी में भी आपके पास मास्टर डिग्री है और कम से कम 55% मार्क्स हैं, तो पहली पॉइंट तो आपका हो गया कि भाई आप एलिजिबल हैं। फिर दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस की नीड थी, लेकिन डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपके लिए 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब इसमें भी एक नया पॉइंट इन्होंने एक सेम चीज़ थोड़ा मेंशन की है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन के रूप में होना चाहिए वो। अगेन मैं आपको मेंशन करूँगी, स्कूल लाइब्रेरियन का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो मान्य नहीं होगा। ये आप प्लीज़ याद रखिएगा। आप ये मत कहिएगा कि मेरे पास है एक्सपीरियंस और मैंने स्कूल में इतने टाइम तक सर्व किया है। माफ़ कीजिएगा, वो काउंट नहीं हो रहा है अब यहाँ पे। आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज लाइब्रेरियन में, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पे, तो ये पॉइंट एलिजिबल है। एंड द थर्ड वन इज़ अगेन एविडेंस होने चाहिए कि आपने इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज जो है इंटीग्रेशन ऑफ ICT लाइब्रेरी सर्विसेज में प्रोवाइड किया है। 8 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपको, तो आपके पास कोई ना कोई इनोवेटिव एविडेंस भी होंगे कि आपने अपनी लाइब्रेरी में ऑटोमेशन शुरू किया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की सर्विसेज आप देते हैं, या फिर डिजिटल सर्विसेज देते हैं, ऑनलाइन एक्सेस हो गया, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी ये सब चीज़ों पे आपने काम किया है और आप ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है PhD डिग्री। तो डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए भी आपसे PhD डिग्री मांगी गई है। दोनों में डिफरेंस देखें तो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस की नीड है, और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए आपके पास 8 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस है वो आपको नीड है। PhD डिग्री दोनों में ही होनी चाहिए, मास्टर्स दोनों में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट के लिए, जो कि है हमारे पास लाइब्रेरी असिस्टेंट की। अब ये जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट वाली, ये कंपैरेटिवली वाइडर रेंज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कैंडिडेट्स के लिए रेलेवेंट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जो लाइब्रेरियन डिप्टी लाइब्रेरियन में जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो उतने ईयर्स का, और अगर एक्सपीरियंस है भी तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जिनके पास स्कूल लाइब्रेरियन लेवल का है, या फिर अगर कॉलेज लेवल का भी है तो उसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोजीशन तक का है। मतलब डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की। तो इस एडवर्टीजमेंट में लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं। इनकी पे स्केल की बात की जाए तो 6,000 से लेके 11,000 तक USD डॉलर पर एनम, यानी तकरीबन 45,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पर मेंशन है पर मंथ, और कुछ आपके पास एडिशनल जो अलावेंसेज हैं, मतलब एडिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। 2 पॉइंट है यहाँ पे इन्होंने देखो और मेंशन किया है, तो या तो आपके पास ये वाली चीज़ आप लागू हो, या फिर ये, अगर दोनों में से एक भी हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की है, तो देखिए अगर आपने मास्टर्स की हुई है, मास्टर डिग्री आपकी की हुई है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री तो हो ही गई, उसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। अगेन यहाँ पर फिर से आपका एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए, जो रेलेवेंट फील्ड है, यानी लाइब्रेरी में किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, लाइब्रेरी या अदर ऑटोनॉमस जो आपके इंस्टीट्यूशन है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल लाइब्रेरियन का जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अगर काउंट आपने अप्लाई कर दिया और आपका अप्लाई हो भी गया, तो उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं उनके कंपैरिजन में पीछे रह जाएंगे जिनका यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनमें एक्सपीरियंस है। ये आप में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा रूट है कि मान लो आपने मास्टर्स डिग्री नहीं है आपके पास, लेकिन बैचलर डिग्री आपने कर रखी है, तो बिलीव या ब्लिस या फिर ये सब आपने किया हुआ है, उसके साथ अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से
या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, PSU से, लाइब्रेरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से, और आपको पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, एमलिस है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस, ब्लिस है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, कंप्यूटर जो एप्लीकेशन की नॉलेज, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास बैचलर डिग्री में इन्होंने मेंशन किया कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब कि जो जिस भी जगह पर आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे आप कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो गया। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपने क्या बोला कि लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए हमारा पॉइंट था कि हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें से जिन 10 सालों में से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका डिप्टी लाइब्रेरियन, एडिशनल लाइब्रेरियन लेवल का होना चाहिए। इसके साथ आपके पास इनोवेटिव सर्विस एविडेंस होने चाहिए और PhD डिग्री। फिर डिप्टी लाइब्रेरियन में हमने बात की थी कि हम जो एक्सपीरियंस है वो आपका क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 ईयर्स का, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लेवल का या कॉलेज लाइब्रेरियन का लेवल का भी हो सकता है, और ICT या इनोवेटिव जो आपके सर्विसेज है उनका एविडेंस होना चाहिए। इसके साथ आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हमने लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात की। लाइब्रेरी असिस्टेंट में जब हमने समझा तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट थे, या तो आप पास एमलिस है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने ब्लिस किया हुआ है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एलिजिबल अगर आप हैं, ठीक है, मान लो किसी को लगा कि मेरे पास एमलिस तो मैंने की हुई है तो मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी कर देता हूँ या कर देती हूँ मैंडेटरी। लेकिन यहाँ याद रखना ये मैंडेटरी कंडीशन है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि एक होता है आपके पास असेंशियल क्वालिफिकेशन, एक होती है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। ये आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर मैं ना एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी। आपने बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को आपके सर्कल में, अगर आपने किसी से आप बात करोगे, लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो पहले से ही लगे हुए हैं, खासकर जो 2018 से पहले या 2020 से पहले के हैं, 2021 तक के भी आप कह सकते हैं, तो उनकी ज़बान से ना आप बार बार एक बात सुनेंगे, तुम अप्लाई कर दो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है या ना हो तुम अप्लाई कर दो, तुम्हें जो भी पोस्ट दिखे उसको लिए बस अप्लाई कर दो। ये वो बार बार रिपीट में आपको समझाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनकी बात ना सुने। देखिए, वो जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे वो उन्होंने जॉब ली थी या जिस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया था, उस टाइम पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इतने कैंडिडेट्स नहीं होते थे। आज उसके कंपैरिजन में ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस टाइम पे जॉब मार्केट अलग था, आज के टाइम पे जॉब मार्केट बिल्कुल अलग है। तीसरी चीज़, उस टाइम पे आपके पास डिग्री, जैसे कि मैंने बताया कि कैंडिडेट्स कम होते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। आज के टाइम पे आपके पास कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा होते हैं, अगर आप एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेने लग जाए ना, तो उस एक पोस्ट के लिए आपके पास 100-150 कैंडिडेट्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, जो 6 महीने या 1 साल तक की जो जॉब्स होती हैं, 100+ जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आज का जॉब मार्केट ऐसा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, और हर एक ऐसा आपको कैंडिडेट मिलेगा कि जिसके पास एक्सपीरियंस भी होगा, जिसके पास हर चीज़ है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो कह रहे हैं अप्लाई कर दो हो गया। अभी इसी एप्लीकेशन को हम आगे समझेंगे तो आपको ये बात और भी ज़्यादा क्लियर होगी जो मैं कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ। जो ये एप्लीकेशन, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो 31 अगस्त तक इसको आप सबमिट कर दीजिए। लास्ट डेट का मतलब ये मत याद रखिए कि लास्ट डेट तक ही आपको करना है। लास्ट डेट का के इंतज़ार मत रहिए कि लास्ट डेट को मैं कर दूंगा या कर दूंगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो आज ही कर दीजिए, ठीक है। नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि अगर मान लो क्लोजिंग डेट के बाद, ठीक है, अगर ये क्लोजिंग डेट के बाद कोई एप्लीकेशन देता है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो लास्ट डेट का ना तो इंतज़ार कीजिए और ना ही ये सोचिए कि लास्ट डेट में मैं करूँगा। और दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि जो आपको ये सबमिट होगा ये ऑनलाइन सबमिट होगी,
ठीक है, ऑनलाइन आपको करनी है, कोई भी आपको हार्ड कॉपी या फिर वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ सबमिट नहीं करना है। एप्लीकेशन लिंक है, एप्लीकेशन लिंक के आपके एंड में दिया गया है, मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसमें आपको जाना है और आपको सबमिट कर देना है। इंटरेस्टिंग बात, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, याद रखने लायक और मतलब थोड़ा सा, कि यहाँ पे एप्लीकेशन गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में बेस्ड है, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट में ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को गूगल फॉर्म एक्सेस करने से पहले जीमेल उसका होना चाहिए, तो जीमेल में लॉगिन करके फिर गूगल फॉर्म सबमिट मतलब करना है। नहीं है तो जीमेल अकाउंट, वैसे तो आज के टाइम पे सबका जीमेल अकाउंट है। ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज 500 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है ईच एंड एवरी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी वाली चीज़ नहीं है, हर एक पोजीशन के लिए आपके पास 500 एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। ये पेमेंट आपको यूनिवर्सिटी का ये जो बैंक अकाउंट है इसमें ऑनलाइन डायरेक्टली करनी है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे यूटीआर जो है आपका, यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन जो नंबर होगा जो आप पे करोगे, तो उसमें जो यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो होगा वो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे ना तो उसमें आपको लिखना है। इसलिए अपनी पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जो है उसको सेफली सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर किसी हो सकता है कि कोई लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए या डिप्टी लाइब्रेरियन दोनों के लिए, या फिर लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन दोनों के लिए एलिजिबल है, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो अगर वो 2 के लिए अप्लाई करना चाहता है, 3, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो तीनों के लिए एलिजिबल हो, तो वो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो मोर देन 1 पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो हर एक पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। और क्योंकि जो फीस है वो ईच पोजीशन के लिए, तो आपको 3 बार अलग अलग, जो 3 बार या 2 बार जो भी आप पोजीशन के लिए जितनी जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उतने ही आपको 2 बार या मल्टीपल पोस्ट के लिए तो आपको 500 रुपीज़ वैसे ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब सेपरेट एप्लीकेशन के लिए आपको सेपरेट फीस भी रिक्वायरमेंट है, तो वो ध्यान देना, आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट, अगर मैं आपको बात बताऊं कि हो सकता है यहाँ पे अब क्वेश्चन, आप एलिजिबल हैं, आप सबमिट करने वाले हैं, आप फॉर्म भी फिल करेंगे, एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, क्या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत केयरफुली सुनना होगा। एडवर्टीजमेंट में ऐसा कोई फिक्स्ड सिलेक्शन पैटर्न अनाउंस नहीं किया गया है। ये यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, स्किल टेस्ट भी ले सकते हैं और इंटरव्यू भी ले सकते हैं, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे, और यूनिवर्सिटी का डिसीजन डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। एलिजिबिलिटी फुलफिल करने से रिटर्न या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना भी गारंटी नहीं है, ये भी बात समझ लीजिए आप। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि कई बार आप क्या होता है कि 1 या 2 चीज़ आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं अप्लाई। जैसे मैंने बताया कि हमें गाइडेंस ऐसे देते हैं कि भाई नहीं कोई बात नहीं, कर देते हैं, अप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, तुम अप्लाई तो करो, होगा, देखा जाएगा। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जब आप एप्लीकेशन दे देते हैं तो एक शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी। एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल्ड है और आपने अप्लाई कर दिया। अब उसमें भी मैंने जैसे कि बताया कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास स्कूल लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस होता है, यूनिवर्सिटी या फिर जिस लेवल की मैंने बताया उस लेवल का क्या पता ना भी हो, लेकिन वो फिर भी अप्लाई कर देते हैं कि कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो वहाँ पर आता है शॉर्ट लिस्टेड। तो यूनिवर्सिटी जो है वो शॉर्ट लिस्ट करेगी जितने भी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आएगी कि हमने जो रिक्वायरमेंट बोली थी क्या उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया। अब उसके बाद उस जो भी कैंडिडेट उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उनको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनको ही कॉल किया जाएगा या फिर उनको ही कांटेक्ट किया जाएगा, चाहे वो जो भी प्रोसेस होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर वो स्किल टेस्ट हो, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे फिर उनको सर्टिफिकेट, टेस्टिनोमियल्स और जो भी वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है अपने वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा, मतलब लेकर जाना होगा, ठीक है। अगर मान लो आप एलिजिबल हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर ना भी अभी नहीं भी हैं फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एलिजिबिलिटी को देख के, अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो रही है तो आप कुछ चीज़ों को, अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा अभी से एक तरह से संभाल अच्छे से मतलब रखना रख दीजिए, मतलब ताकि उस टाइम पे अगर आपको नीड हो तो आपको मतलब बार बार इधर उधर ढूंढना ना पड़े,
एक और बात है जो हमारी एडवर्टीज़मेंट में मेंशन है, वो ये है कि आप जिस टाइम पे मान लो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हो या रिटर्न टेस्ट के लिए या दोनों में से दोनों के लिए बुलाए गए हो, तो आप जो टीए या डीए लगेगा वो आपको अपने खुद के पैसों से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए, वैसे तो नॉर्मली होता भी नहीं है, तो इंटरव्यू वगैरह के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको पैसा खुद ही खर्च करना पड़ेगा। फिर भी ये इन्होंने मेंशन कर दिया है कि स्टूडेंट को, कैंडिडेट को इस बात का ऐसा ना लगे कि भाई वो लोग देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने अपने आप मेंशन किया हुआ है, वैसे तो जो अप्लाई करेगा उसके दिमाग में पहले से भी होना चाहिए जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन राजगीर, बिहार, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में ये है, ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर है नालंदा यूनिवर्सिटी का यहाँ पर, और वहाँ पर ही आपको रीलोकेट करना होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर रीलोकेट करने के लिए विलिंगनेस है तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने से पहले अपने दिमाग में लोकेशन को सीरियसली कंसीडर कर लीजिएगा। सिर्फ सैलरी या डेजिग्नेशन को देखकर ये मत सोचिएगा अप्लाई तो कर ही देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर बाद में जॉब लोकेशन के लिए प्रॉब्लम ही एक मतलब वो, क्योंकि जॉब लोकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको काम कहाँ करना है ये भी आप ध्यान में रखिए अप्लाई करने से पहले। ऐसा नहीं है कि बस कर दो, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रख के फिर काम कीजिएगा। एडवर्टीजमेंट में ये मेंशन है कि कैंडिडेट के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, इन जगह पे उन्होंने सर्व किया हो। मतलब कि एक यहाँ पे ये मेंशन है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एक तरह से मेंशन है कि हमारे पास जो डेप्यूटेशन बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कोई अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडी या फिर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में अभी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी मान लो वो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी इस जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी रीज़न हो सकता है, XYZ रीज़न, तो वो डेपुटेशन बेसिस पर भी उस पोजीशन के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट सेम, देखिए रिक्वायरमेंट सेम रहेंगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे, नहीं, रिक्वायरमेंट सेम है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं एक पॉइंट को रिपीट करना चाहूँगी कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ठीक है, नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको फिर यूनिवर्सिटी के साथ एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट करना होगा। अब बार बार मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो हमने मेंशन कर ली, लेकिन इसमें एज लिमिट कहीं पर भी मेंशन नहीं है। एज लिमिट क्या होगी? देखिए एज लिमिट कोई स्पेसिफिक दी ही नहीं हुई है हमारी पूरे एडवर्टीजमेंट में, कहीं पर भी कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से तो कोई एज लिमिट नहीं बता सकते आपको इन्वेंट करके कि इतना इतना होना चाहिए, नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं जस्ट अप्लाई फॉर इट। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। अगर मान लो आप को डाउट हो रहा है, एज किसी की बहुत ज़्यादा है या फिर कुछ डाउट है आपको, तो एक बार ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या अथॉरिटी है उनसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन आप कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो ये है कि जो यहाँ पर ना कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। सबसे बेस्ट बात जो यहाँ पर है वो है कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, चाहे वो डिप्टी लाइब्रेरियन हो, चाहे वो लाइब्रेरी असिस्टेंट हो, कोई भी स्पेसिफिक रिजर्वेशन ब्रेकअप मेंशन नहीं किया गया है। इसीलिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी एज्यूम नहीं करनी है अपने आप से ही। वैकेंसीज हैं, कोई कैटेगरी नहीं है, सब अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है। एक्चुअल वैकेंसी काउंट दिया गया है कि एक लाइब्रेरियन की पोस्ट है आपके पास, एक आपके डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट है और एक आपके पास लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किए जाए तो यूनिवर्सिटी के पास कुछ राइट्स रिजर्व्ड हैं। अगेन कुछ राइट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व्ड हैं। ये मेंशन क्यों किया जाता है कि भाई ये वाला राइट जो है वो यूनिवर्सिटी के पास राइट है ऐसा करने का, ऐसा करने का, ये करने का। तो देखिए ये इसलिए किया जाता है, कई बार होता है कि कोई कैंडिडेट अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाई हो तो वो RTI वगैरह लगा सकते हैं या कुछ केसेस कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन पे। लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट में पहले से ही कोई चीज़ें मेंशन की जाएँ कि हमारे पास ये राइट है, इस चीज़ का राइट हमारे पास यूनिवर्सिटी के पास, इंस्टीट्यूशन के पास है, तो जो कैंडिडेट है उसको पहले से ही मतलब कि देखिए इंस्टीट्यूट ने तो बता दिया था कि भाई देखो ये वाले डिसीजन हमारे ऊपर है, तो बाद में कैंडिडेट इस चीज़ के लिए क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता या फिर RTI या फिर केसेस वगैरह नहीं कर सकता। इसलिए ये पहले से ही मेंशन की जाते हैं और इसको ध्यान से पढ़ना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप ने मेन चीज़ें देखी और बाकी चीज़ें स्किप कर दी गई। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो आपको उसको थोड़ा सा रीड करना चाहिए,
एडवर्टीजमेंट पोस्ट जो है उसको फिल करें या ना करें, ये नालंदा यूनिवर्सिटी पर के ऊपर डिसीजन है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हो सकता है उनको कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना मिले जो जिसकी उनके रिक्वायरमेंट है, तो उन पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हम उनको कैंडिडेट लेना ही है उस पोस्ट के लिए। बाई चांस अगर उनको कोई किसी कैंडिडेट से सेटिस्फेक्शन ना मिले तो वो किसी को भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये फील करनी है या नहीं करनी, ये उन पर ही डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि वैकेंसी को वो बढ़ा और घटा भी सकते हैं, मतलब कि अगर लाइब्रेरियन के लिए उन्होंने 1 पोस्ट दी हुई है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए उन्होंने 2 पोस्ट दी हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने बाद में वो डिसीजन चेंज कर दे और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट भी कर सकते हैं। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज़ डिसीजन। सुटेबल कैंडिडेट को फ्यूचर वैकेंसीज़ के लिए इन पैनल भी किया जा सकता है। मतलब कोई कैंडिडेट है तो उसको फ्यूचर वैकेंसीज़ जो आने वाली है उसके लिए वो इन शॉर्ट मतलब कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप सिलेक्ट हो गए और आप उनके साथ काम कर रहे हैं। अब आप उनके साथ काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उनको आपका जो काम करने का तरीका है और जो भी आपका वर्किंग स्टाइल है वो सब अच्छा लग रहा है और वो चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में भी उन्हीं के साथ रहें। तो फ्यूचर में जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए आपको वो पहले से ही रिजर्व कर सकते हैं। ये राइट भी यूनिवर्सिटी के पास है। आई होप मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ऐसे, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो एलिजिबल हैं। कई बार आप सोच सकते हो कि 10 साल का एक्सपीरियंस किसके पास ही होगा, बट बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास 10 से 15 साल तक का एक्सपीरियंस भी होता है एंड स्टिल दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं। जस्ट अप्लाई फॉर इट। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड बहुत अच्छी वर्क जो इन्वायरमेंट है आपको करने का मौका मिल रहा है। अगर बाई चांस आपके लिए पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से दोबारा से ये सीख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी आप, तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए जो यहाँ से आपने सीखा है, वो सीखने वाली जो चीज़ है, मैं अगर वो बताऊँ आपको, तो जो सीखा है आपने, तो वो सीखने वाली बात ये है, अगर स्कूल लाइब्रेरियन का आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका स्कूल लाइब्रेरियन वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ वाली वैकेंसीज में प्रॉपर मेंशन है कि भाई उनको कॉलेज लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या उसी लेवल के लाइब्रेरियन का ही एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आपको क्लियरली दिमाग में अच्छे से याद रखना है। हालांकि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए उन्होंने ऐसा कुछ प्रॉपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मेंशन नहीं किया क्योंकि वो इतने सीनियर लेवल की पोस्ट नहीं है, बट स्टिल आपको याद रखना है स्कूल लाइब्रेरियन का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए उस बात में, और या तो अपनी जो नॉलेज स्किल है उसको थोड़ा और गेन कीजिए ताकि आप जो इंटरव्यूअर है या फिर जो भी आपका रिक्रूटमेंट है उसमें आप स्टैंड आउट कर सके, मतलब थोड़ा सा अपने आप को दिखा सके कि आपको नॉलेज है। फिर सेकेंड थिंग जो आपने यहाँ से सीखा वो ये है, एक्सपीरियंस तो हो गया, अब एक्सपीरियंस में भी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग वो जो आपने यहाँ से सीखनी है वो ये है, जैसे बहुत सारे लोग आपको, बहुत सारे जो इसी प्रोफेशन के लोग हैं वो आपको गाइड करेंगे, भर दो तुम, अरे आप उनको कुछ बताओगे ना कि फलाने इसमें मतलब इस जगह पर निकला है और लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि एक्सपीरियंस की कहाँ गया है, तो वो उनका एक पहला रिएक्शन होगा, अरे भर दो, कोई बात नहीं, तुम भर दो, जहाँ पर निकले भर दो। डोंट लिसन देम। वो गलत नहीं है पर वो सही भी नहीं है। जिस टाइम पर उन्होंने अप्लाई किया था, जिस टाइम पे उन्होंने जॉब ली थी, जिस टाइम या फिर जिस तरीके से उनको मिली, इट्स वेरी वेरी हाई चांसेस कि वो आपके लिए लागू ना भी हो वो वाली चीज़, क्योंकि जॉब मार्केट अलग थी, उस टाइम पे कैंडिडेट्स कम होते थे, उस टाइम का सिनेरियो अलग था, आज का सिनेरियो अलग है। अब आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे, अरे नहीं अभी कुछ साल पहले ही मेरा फलाना या फिर कोई ऐसा इंसान लगा है, ऐसे ही लग गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लग जाते हैं, आई डोंट नो। अगर मेरी आपको एक गाइडेंस है आपके सीनियर होने के अकॉर्डिंग कि ऐसे अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अभी इस एडवर्टीजमेंट में भी आपने देखा कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इन्होंने पहले से ही कहा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सुटेबिलिटी और रेलिवेंट क्राइटेरिया शैल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ही वो आपको बुलाएंगे। अगर आपने अप्लाई कर भी दिया है तो ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया
और वो आपको बुला लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, और फिर आप वहाँ पे जाकर उनको इम्प्रेस कर दोगे। ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, जी लाइफ है ये। आपने अप्लाई किया, आप अपनी एलिजिबिलिटी, आप अपने एंड से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में आपको कॉल किया जाएगा। तो ठीक है, ये था आज की हमारी लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए पोजीशंस के लिए आप मतलब पूरी एक गाइडेड हम कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रही हूँ कि इतनी पोस्ट है, ये है वो है। देखो ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब मुझे ही बताना पड़ रहा है। लेकिन मैं हर एक चीज़ को जो मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे हम मिस आउट कर देते हैं, मैं उन सब चीज़ों को आपको इतना जो डिटेल में मैं बता रही हूँ वो उस चीज़ के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अगेन एक बार देखा जाए तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चेक करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप चेकलिस्ट कर लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। मास्टर डिग्री मांगी गई है तीनों ही पोजीशन के लिए। आपकी मार्क्स और ग्रेड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। 55% मार्क्स मांगे गए हैं तीनों ही पोजीशंस के लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को केयरफुली चेक कर लीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तरह का, किस फॉर्मेट का होना चाहिए, वो लास्ट IIT खड़गपुर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें पूरा फॉर्मेट भी दिया हुआ था। अगेन देखिए, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट में पूरा फॉर्मेट भी देते हैं वो लोग कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस तरह का होना चाहिए। तो आप उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, IIT खड़गपुर वाली वीडियो को। उसमें हमने कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या कैसा फॉर्मेट होना चाहिए वो मेंशन किया है, वो एक्सप्लेन किया है, ताकि अगर मान लो आप फ्यूचर में भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो आप उस फॉर्मेट को फुलफिल करें, क्योंकि वो IIT खड़गपुर लेवल पे है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो आपका एक बेस्ट आइडियल सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो सकता है। फिर आपने एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन चेक करनी है कि क्या आपका जो मान लो लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो 10 साल का बन रहा है नहीं बन रहा। डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपका 8 ईयर का बन रहा है नहीं बन रहा। और अगर मान लो आपने लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 3 साल का बैचलर के बाद या फिर मास्टर्स के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपको अच्छे से देख लेना है। एक्सपीरियंस किस ऑर्गेनाइजेशन से है या किस डेजिग्नेशन पर है, ये भी आपको अपना थोड़ा चेक कर लेना है। लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए आपको PhD की ज़रूरत है, तो आप PhD होल्डर हैं या नहीं हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ICT और इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज के एविडेंस आपको रेडी रखने हैं। ये इस पॉइंट का मतलब क्या है, मैं यही बता देना चाहूँगी आपको। इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या आपने ICT यानी इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज के साथ काम किया है या नहीं किया है। ये आप अपनी लाइब्रेरी में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे या नहीं करते थे। आपको इसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। इट्स दैट सिंपल कि अगर आपके पास आपने अपनी लाइब्रेरी में सर्व किया है और ये सब सर्विसेज आप इनोवेटिव लाइब्रेरी डिजिटाइजेशन सर्विसेज या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को बाद में मैंशन कर सकते हैं, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये उस तरह से है। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी ज़रूरत होगी। इन शॉर्ट ये देखना चाहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन क्या आपको कंप्यूटर जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब सॉफ्टवेयर जो लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस है या नहीं है। एप्लीकेशन की फ़ीस 500 है जो आपको पे करनी है। आप पे करने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है उसको या UTR नंबर है उसको आपको फॉर्म में आप लिखना है। जीमेल अकाउंट से गूगल फॉर्म आपको, मतलब ये जो पूरा एप्लीकेशन है ये गूगल फॉर्म के उसमें है, फॉर्म में है। तो ये आपका लिंक है, तो इस लिंक से आपको गूगल फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने सारी चीज़ें सही से मेंशन की है या नहीं की है। एंड द लास्ट वन इज़ 31 अगस्त 2026, 31 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो गो फॉर इट, जस्ट अप्लाई। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन आपको हर एक पोस्ट के लिए सबमिट करनी होगी। ये आपका पूरा इस पूरे एडवर्टीजमेंट का निचोड़ है। यहाँ से जो हमने सीखा वो ये है कि सीनियर लेवल पोस्ट के लिए आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस जगह का आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी इस तरह की ही जगह पर काम करना है तो कोशिश कीजिए कि आपके पास एक्सपीरियंस भी इसी तरह की जगह का आपके पास आप नॉलेज एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। स्कूल लाइब्रेरियन या फिर ऐसे लाइब्रेरियन का, स्कूल लाइब्रेरियन का अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेनिफिशियल नहीं है, बिल्कुल बेनिफिशियल है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाती है अगर आप सीनियर लेवल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अभी यहाँ पर ही अगर हम लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट देखें
तो हमारे लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी तो इन्होंने मांगा, एक्सपीरियंस मांगा है, तो थोड़ा सा आप इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको जो याद रखनी है वो ये है कि एक तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरा आपके पास जो नॉलेज है, कोशिश कीजिए आप जैसे कंप्यूटराइज्ड नॉलेज, कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरीज हो रही हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन वगैरह है, इन सब चीज़ों का आपके पास नॉलेज हो ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीनियर पोस्ट है तो उसके लिए पीएचडी की रिक्वायरमेंट बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर होती है, तो अगर आपने पीएचडी नहीं की है तो आप कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो, और आपको फ्यूचर में सीनियर पोस्ट्स पर जाना है तो ये बेनिफिशियल ही रहेगा बात के लिए, ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात लोकेशन की, कोई भी फॉर्म आप जब अप्लाई करते हैं तो उसमें एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि लोकेशन कहाँ है, आपको जॉब कहाँ करनी है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए बस, और फिर बाद हम उस पॉइंट पे हम जो लोकेशन होती है उसको हम थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा उस चीज़ को भी आप ध्यान में रख के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो लाइब्रेरियन की पोस्ट हो गई, डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट हो गई, लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट हो गई। एलिजिबिलिटी आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए। अगर एलिजिबिलिटी फुलफ़िल हो रही हैं तो हो सकता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं और उसके बाद आप जो है अच्छा इंटरव्यू या आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो अच्छे से करें। तो हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी हैं उनको याद रखिए और उनको अपने अंदर इम्बिल्ड कर दीजिए। हो सकता है ये वाली जो चीज़ें हैं ये एडवर्टीज़मेंट अभी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल ना हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं वो अभी आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने इस पूरे एडवर्टीज़मेंट में मैं आपके साथ मेंशन करती हूँ, आपको जो समझाती हूँ वो चीज़ें हैं जो आपको अपना करियर बनाने में, आगे बनाने, करियर बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक तरह की हर एक एडवर्टीज़मेंट को आप एक करियर गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं, जो आपको आपके करियर आगे लाइब्रेरी साइंस में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें में भी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद है मुझे आपको ये वाली जो वीडियो है, हालांकि थोड़ी बड़ी हो जाती है ये वीडियो, पर स्टिल अगर आपको नॉलेज चाहिए तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप एलिजिबल हैं, गो फॉर इट, अप्लाई कर दीजिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आप ज़रूर शॉर्ट लिस्ट हों और आप अच्छे से इंटरव्यू और रिटर्न एग्ज़ाम दें ताकि आप हमारे जो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है उसमें आप अच्छा करियर बना सकें और हमें अच्छी प्रोफेशंस, हमारी जो अलग अलग हमारे जो प्रोफेशन है उसमें अच्छे कैंडिडेट्स हमें मिल सकें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई एडवर्टीज़मेंट के साथ, एक नई टॉपिक के साथ जो आपकी नॉलेज को लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। ना सिर्फ नॉलेज बढ़ाएगा बल्कि आपको गाइड भी करेगा। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।